तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के चैप्टर 9 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं उसको। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है। देखो बच्चों, हमें एक कथन दिया गया है कि संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है, और उसके बारे में क्योंकि तो क्यों सही होता है उसके बारे में हमें ये चार कथन दे रखे हैं। उस चार में से हमें ये पता करना है कि कौन सा कथन सबसे ज्यादा सटीक और सही है। तो देखो, पहला कथन क्या कहता है कि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। तो जैसा कि हम चैप्टर के अंदर पढ़े थे कि समय और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन करना आवश्यक होता है, तो ये बात सही लग रही है। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। तो देखो बच्चों, ऐसा तो होता नहीं है कि कुछ लिखा हुआ और एक निश्चित समय बाद वो बिल्कुल ही पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया, ये संभव नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हो गया। तीसरा कथन कहता है कि हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। तो ऐसे में तो बार बार संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये कथन भी पूरा सही नहीं है। और चौथा कथन कहता है कि संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर राजनीतिक दर्शन किसी सरकार का दिखाना है तो जैसे सरकार बदलेगी बार बार संविधान को बदलना पड़ेगा, इसलिए ये भी सही नहीं है। तो हमारा पहला कथन ही सही होगा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही गलत का निशान लगाएं। हमें चार कथन दे रखे, जो कथन सही है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना और जो गलत है उसके सामने गलत का लगाना। पहला कथन पढ़ते हैं, संविधान किसी संशोधन विधेयक को सॉरी राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। देखो बच्चों, आपको समझने के लिए उस लाइन के की पॉइंट को समझना होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। आपको याद करना है कि राष्ट्रपति किसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और किसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। हमने पढ़ा था कि जो सामान्य संशोधन विधेयक होंगे उसको वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक है उनको वो वापस नहीं भेज सकता। मतलब ये लाइन सही है। ठीक है, सेकंड कथन है हमारा कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। तो देखो बच्चों, संविधान में संशोधन कौन करता है? तो वो करता है संसद करती है। कौन करता है? संसद करती है, हम सबको पता है। और संसद के अंदर जो सांसद होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? उनके चुनाव करती है जनता। इसलिए हम कहेंगे कि जो संसद है, जो संविधान संशोधन का काम कर रही है, वो किसके द्वारा चुनी हुई होती है? जनता के द्वारा, यानी कि ये जनता के प्रतिनिधि ही है। तथा ये कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती। यहाँ तक सही है, संविधान संशोधन का प्रस्ताव न्यायपालिका नहीं लाती है, वो कौन करता है? वो संसद करती है। ठीक है, किंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ये बात भी सही है कि न्यायपालिका को संविधान का व्याख्याकार बोला गया। क्या बोला गया? व्याख्याकार, यानी कि संविधान की व्याख्या करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका करती है। अब क्या बोला गया? व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब जब भी संविधान की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाती है तो वो अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करती है कि वो न्यायपालिका किस तरह से संविधान को समझाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि वो संविधान को कुछ हद तक बदलने का रुतबा रखती है। चौथा ऑप्शन है हमारा कि संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। ठीक है बच्चों, यही बात सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक बात पढ़ा जिसका नाम है केशवानंद भारतीवाद। उसके अंदर क्या बोला गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब ये कथन गलत है। क्या लिखा है यहाँ? संशोधन कर सकती है ऐसा लिखा, और ये मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, इसलिए ये कथन कैसा हो गया? गलत। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? इस प्रक्रिया में ये कैसे शामिल होते हैं? ये हमसे प्रश्न पूछा गया। कुछ पॉइंट दे रखे हैं हमें, कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम दे रखे हैं कि वो संविधान संशोधन में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और भूमिका निभाते भी हैं या नहीं निभाते, दोनों तरह के प्रश्न है हमारे पास। तो पहला है हमारे पास मतदाता।
कि मतदाता किस तरीके से भारतीय संविधान संशोधन के अंदर भाग या उसकी जो प्रक्रिया है उसके अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। तो उसके बारे में बात करें तो देखो क्या लिखा हुआ है कि भारत में मतदाता, मतदाता को अपन जनता बोल सकते हैं, ठीक है। तो भारत में मतदाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाती है। कैसे निभाती है? तो मतदान के द्वारा अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और ये चुने हुए प्रतिनिधि ही मतदान की राय को संसद या विधानसभा में पेश करते हैं। यानी कि जनता तो पहले क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। किसका? अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि आगे जाकर संविधान में संशोधन करने का काम करते हैं। इसलिए अपन कह रहे हैं जनता है वो किस तरह से भागीदार बन रही है? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से जनता है वो उसके अंदर भागीदार नहीं बनती। ठीक है। अगला है भारत का राष्ट्रपति। क्या भारत का राष्ट्रपति संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भाग निभाता है? तो उसकी बात करते हैं कैसे करता है। तो भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। हम सबको पता है कि कोई भी विधेयक आता है किसी की तरह का, सामान्य विधेयक भी हो तो वो किसके पास लाया जाता है? राष्ट्रपति का अंतिम समय राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए लाया जाता है। उसी तरह से जब संविधान संशोधन विधेयक हो तो वो भी राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाता है और जब राष्ट्रपति इसे अनुमोदन दे तब है वो संविधान संशोधन लागू होता है। ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति है वो भी संविधान संशोधन की भूमिका में भाग निभाता है। लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर एक पाबंदी लगी। कौन सी? कि संविधान संशोधन के मामले में वो जो राष्ट्रपति वो पुनर्विचार करने के लिए इस विधेयक को वापस लौटा नहीं सकता। ठीक है। सामान्य विधेयक में एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। ठीक है। यानी कि उसके पास संविधान संशोधन विधेयक का कोई भी केस आता है उसे उसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े। ठीक है। अगला, राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा किस तरीके से संविधान संशोधन प्रक्रिया में भागीदार बनती है उसकी बात करते हैं। तो हम सबको पता है कि राज्य विधानसभाओं की संविधान संशोधन के मामले में सीमित भूमिका है। ठीक है। ये प्रस्ताव को शुरू नहीं कर सकते, संविधान संशोधन के प्रस्ताव को ला भी नहीं सकती है। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है। संविधान संशोधन का कोई भी प्रस्ताव विधानसभा में पेश नहीं होता है, वो संसद के अंदर पेश होता है। ठीक है। फिर भी विधानसभाएं थोड़ी बहुत तो भागीदार है। कहाँ पे है उसकी बात करते हैं। तो क्या लिखा है कि जब तक कि संसद से बिल पारित होने के बाद बिल आधे राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराया जाता है, उसके लिए जब ये विधानसभाओं में भेजा जाता है तब विधानसभा है वो संविधान संशोधन के अंदर भागीदार बनती। ठीक है। यानी कि ये वो वाली कंडीशन हो गई। कौन सी? विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है। हमने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया पढ़ी थी उसमें एक प्रक्रिया ये भी पढ़ी थी कि विशेष बहुमत और उसके साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी राज्य की जो विधानसभा है वो संविधान संशोधन के अंदर भूमिका निभाती। ठीक है। अगला है हमारा संसद। संसद है वो किस तरीके से यहाँ पर भागीदार बनती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले जो कार्रवाई शुरू होती है संविधान संशोधन की वो शुरू ही कहाँ होती है? संसद के अंदर होती है। ठीक है। और संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग या किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। यानी कि पूरी तरह से संसद ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया को पूरी करती है। ठीक है। अगला है राज्यपाल। क्या राज्यपाल संविधान संशोधन में कोई भूमिका निभाते हैं क्या? तो इसका उत्तर होगा नहीं निभाते। आपने अभी तक कोई केस सुना है क्या संविधान संशोधन की भूमिका में राज्यपाल आते हैं क्या? तो हमने अभी तक ऐसा केस नहीं सुना, इसलिए हम कहेंगे कि संविधान संशोधन में राज्यपाल कोई भूमिका नहीं निभाते। उसी तरह से न्यायपालिका क्या संविधान संशोधन में कोई भूमिका निभाती है क्या? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में न्यायपालिका भी कोई भूमिका नहीं निभाती। ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे? देखो ये प्रश्न हमें छोटे आंसर के लिए भी पूछा जा सकता है और बड़े आंसर के लिए पूछा जा सकता है। तो हम इसे बड़े आंसर के रूप में लिख रहे हैं। अगर यही प्रश्न छोटे या अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक में पूछा जाता था, बस ये पॉइंट पॉइंट लिखकर इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है। हम अभी इसे एक निबंधात्मक प्रश्न के रूप में पूरा करेंगे।
तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है। तो 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक माना जाता है। यह संशोधन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। ये सब को पता है कि 1975 के आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने किया था। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि इसके विवाद के क्या कारण रहे थे। हम उन कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा कि आपातकाल के दौरान पारित किया गया। ठीक है, हमारा पहला कारण है कि इसे विवादित मानने का पहला कारण क्या हो गया कि आपातकाल के दौरान पारित किया गया। यह संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था जब लोकतंत्र पर गंभीर खतरा था। कई लोगों का मानना था कि इस संशोधन द्वारा का उपयोग सरकार द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाने और विपक्ष की शक्तियों को दबाने के लिए किया गया था। यानी कि सरकार है वो अपनी शक्तियां तो बढ़ाना चाहती है और विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल बैठे हुए हैं या जो विपक्ष है उसकी शक्तियों को कम करने के प्रयास इसके अंदर किए गए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि मूल अधिकारों में कटौती का प्रयास करना। हम सबको पता है कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से मूलभूत अधिकारों को कम किया गया या कम करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, जो लोकतंत्र के लिए आधारभूत माने जाते। ठीक है, मूलभूत अधिकार बोलो या मौलिक अधिकार बोले या केवल मूल अधिकार बोले, ये सब एक ही है। ठीक है, अगला हो गया कि संसद की शक्तियों में वृद्धि करना। आप सबको पता है संसद की शक्तियों में वृद्धि करने का प्रयास भी इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। इसलिए अपन कहेंगे कि संसद की शक्तियों में वृद्धि की गई जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा पैदा किया। संसद की एक शक्ति के बारे में आपको ये भी पढ़ा है कि जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है लोकसभा का, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया। ठीक है, और क्या किया गया, तो संविधान संशोधन करने की जो शक्ति संसद के पास हो उसे और ज्यादा बढ़ा देने का प्रयास यहाँ पर उन्होंने किया था। राजनीतिक दलों पर नियंत्रण, अगला कारण। तो अगला कारण क्या कहता है कि राजनीतिक दलों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए भी इस संविधान संशोधन का उपयोग किया गया था। उसके बाद प्रस्तावना में परिवर्तन। अगला पॉइंट क्या हो गया हमारा, प्रस्तावना में परिवर्तन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि वे संविधान के मूल चरित्र के विपरीत है। हमारा जो संविधान है जिसे अपन मूल ढांचा मानते हैं उसके चरित्र के विपरीत है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। इस वजह से हम इसे विवादास्पद संविधान संशोधन मानते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के इतिहास में एक विवादास्पद अधिनियम रहा है। इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने और विपक्ष को दबाने का प्रयास किया था। साथ ही इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास भी किया गया था। हालांकि बाद में इस संशोधन के कई प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसके कुछ प्रावधानों को निरस्त करने के लिए बाद में 43वां और 44वां संविधान संशोधन है वो किया गया था। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो भी प्रावधान मूल ढांचे के विपरीत माने गए थे उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, जो सही व्याख्या नहीं करता उस कथन को ढूंढना। जो सही व्याख्या करते हैं उसके बारे में हमें पता लगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बताया गया कि संविधान की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। संविधान की कई तरीके से व्याख्या की जा सकती है। तो न्यायपालिका है वो अपनी तरीके से व्याख्या करती है और संसद है वो अपनी तरीके से व्याख्या करती है। इस तरह से इन दोनों के बीच में टकराव है वो उत्पन्न होता है। तो पहला पॉइंट सही मानेंगे। दूसरा, खंडन, मंडन और बहस और मतभेद लोकतंत्र के अनिवार्य अंग होते हैं। तो ये भी एक तरह से सही बात है कि अलग अलग तरह के विचार आएंगे, अलग अलग तरह के लोगों के मतभेद पैदा होते हैं, उससे भी एक दूसरे के भी टकराव की संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी सही होगा। तीसरा, कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है। ये बात भी सही है, कहीं पे कुछ नियम और जो सिद्धांत उनको संविधान में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, उसकी वजह से कभी कभार संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव
हो जाता है। कतिपय संशोधनों के लिए संविधान में विशेष बहुमत की व्यवस्था की गई है, ये सबको पता है, विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अगला, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि ये कोई विवाद का विषय है ही नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदारी अपन ने किसको दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है कि न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है, वह ऐसे कानूनों की वांछनीयता से जुड़ी राजनीतिक बहसों का निपटारा नहीं कर सकती। तो ये बात भी बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो क ख ग और अंग, ये जो 4 पॉइंट है, ये किसी भी तरह के टकराव की व्याख्या करते हैं, लेकिन ये जो घ वाला पॉइंट है वो किसी टकराव की ओर अंदेशा नहीं करता। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो उत्तर घ है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती, ये बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये किसी भी तरह के टकराव को पैदा नहीं करती। अगला हमारा प्रश्न है, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करें। यानी कि हमें यहाँ पूछा गया है कि संविधान के अंदर जो बुनियादी ढांचा बोले या मूल ढांचे के बारे में बोले, तो उसके बारे में क्या सही और क्या गलत, उसको हमें पता लगा। ठीक है, तो हमें गलत वाक्य को सही भी करना। तो पहला कथन है, संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया। ये बात सही है कि संविधान में या मूल ढांचे की अवधारणा को क्लियर किया गया। बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है। ये बात सही है, संसद है वो संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है, केवल मूल ढांचे को छोड़कर या बुनियादी ढांचे को छोड़कर। अगला पॉइंट है हमारा कि न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया, उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उससे बाहर रखा जा सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये न्यायपालिका ने क्लियर कर दिया है। समय समय पर उसके बारे में बताते रहते हैं कि कौन सा सिद्धांत है वो बुनियादी ढांचे के अंदर आएगा और कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, ये बात भी सही है। चौथा पॉइंट है, यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती, आप सबने पढ़ा है, केशवानंद भारतीवाद के मामले में प्रतिपादित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। पांचवा पॉइंट है कि इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी। तो सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। ये बात भी सही है कि न्यायपालिका की जो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति थी, वो शक्ति इससे बढ़ी है। और इसके साथ साथ ही सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि उपरोक्त दिए हुए सभी कथन सही। ठीक है, सभी सही है, तो किसी को सही करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, सन 2000 और 2003 के बीच संविधान में अनेक संशोधन किए गए। संविधान में अनेक संशोधन किए गए, इस जानकारी के आधार पर हम निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे। कुछ पॉइंट दे रखे नीचे, उनमें से हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट सही है, किसके बारे में, 2000 और 2003 के बीच में जो संविधान संशोधन हुए थे वो क्यों हुए उसके बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट की बात, इस काल के दौरान किए गए संशोधनों में न्यायपालिका ने कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, हमको जैसे पता है कि संविधान संशोधन के लिए न्यायपालिका और विधायिका के बीच में समय समय पर बहुत ज्यादा टकराव होते रहे हैं, लेकिन 2000 से 2003 के बीच में जो संविधान संशोधन किए गए, वहां पर न्यायपालिका ने कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया था, उसकी वजह से वहां कोई टकराव नहीं हुए। मतलब ये पॉइंट हमारा सही। ठीक है, यानी कि हम इस बीच में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ पॉइंट है, इस काल के दौरान एक राजनीतिक दल के पास विशेष बहुमत, ये पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि तब तो गठबंधन की सरकार थी। तीसरा, कतिपय संशोधनों के पीछे जनता का दबाव काम कर रहा है, यानी कि जनता के दबाव के कारण संविधान में संशोधन किए जा रहे थे। तो ये बात भी सही नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया, यानी कि सभी राजनीतिक दल एक जैसे थे और उनकी विचारधारा भी एक जैसे होने के कारण संविधान में संशोधन होते गए थे। ठीक है, मतलब ये पॉइंट हमारा सही है। पांचवा पॉइंट है, ये संशोधन विवादास्पद नहीं थे तथा संशोधनों के विषय को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमति पैदा हो चुकी। ठीक है, इस बात को हम सही नहीं मानते। विवादास्पद नहीं थे ऐसा आप नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ विवाद तो राजनीतिक दलों के बीच में होता
रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही निष्कर्ष वाले कि हम कौन से निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो हो जाएगा प्रथम नंबर को इस काल के दौरान किए गए संशोधनों में न्यायपालिका ने कोई ठोस कदम या ठोस हस्तक्षेप नहीं किया था। और दूसरा हो जाएगा कि इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था, यानी कि सब एक ही तरह की सोच को मानने वाले हो चुके थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती, व्याख्या करें। ये हमारा एक निबंधात्मक प्रश्न की तरह है, तो उसको हम उसका आंसर भी हम उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये संविधान एक देश का मूल कानून होता है, हम सबको पता है। संविधान देश का सबसे बड़ा कानून होता है जिसे मूल कानून बोलते हैं। इसमें देश के नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और राज्य की शक्तियों का उल्लेख होता है। इसलिए इसमें कोई भी बदलाव या संशोधन बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। यही कारण है कि संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, जैसे हम निबंधात्मक प्रश्न करते हैं तो हमें इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करनी होती है। जैसे हम निबंधात्मक प्रश्न लिखते हैं तो हमें उसके पहले सबसे पहले उसकी भूमिका लिखनी होती है, फिर उसका मुख्य जो कंटेंट है उसके अंदर का जो डीप अपन को जिसके बारे में बताना है, जो पूछा गया हमसे उसके बारे में हमें बताना, और लास्ट में हम उसके एक निष्कर्ष के रूप में उसका सार बताना। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट में मिलाकर हम निबंधात्मक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी जो बात की वो थी इसकी भूमिका के बारे में। अब हम बात करेंगे विशेष बहुमत क्या होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम कि विशेष बहुमत का अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बनाते हुए हम बताएंगे। तो विशेष बहुमत का अर्थ क्या है, तो हमने पढ़ा था विशेष बहुमत को हम दो तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो विशेष बहुमत के अंदर ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी ये विशेष बहुमत है वो मान्य होता है। तो पहली बात है प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, यानी संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद कुल सदस्यों का आधा से अधिक सदस्यों को संशोधन के पक्ष में मतदान करना होता है। यानी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत यानी कि कुल का आधा प्लस एक। ठीक है, ये हो गया कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और उसी के साथ दूसरा पॉइंट है हमारा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का बहुमत, यानी कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जो सदस्य उपस्थित हैं और जो मतदान कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। यानी कि जो सदस्य उपस्थित होकर मतदान करते हैं उनमें कम से कम 2/3 सदस्यों को संशोधन के पक्ष में मतदान करना होगा, यानी कि 2/3 सदस्यों को पक्ष में वोटिंग करनी होगी। जब ये दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होगी, पहली और दूसरी, तब जाकर हम कहेंगे कि विशेष बहुमत द्वारा पारित किया गया। ठीक है, अब हमें इसके साथ ही पूछा गया था कि विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों होता है, हमें उसको समझाने के लिए कुछ पॉइंट बताने हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है विशेष बहुमत की आवश्यकता का स्थिरता। ठीक है, इसमें हम बताएंगे कि विशेष बहुमत की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि संविधान में अक्सर बदलाव न हो सके। अगर लचीले तरीके से हमें संविधान में संशोधन करना होता है तो कोई भी आसानी से संविधान में संशोधन कर देगा। तो ये संभावना ना हो उसके लिए हम कहेंगे कि संविधान में स्थिरता लाने के लिए हमने थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए ये प्रावधान किया है विशेष बहुमत का। इसलिए हम कहेंगे कि संविधान में अस्थिरता से देश में अराजकता फैल सकती है। ठीक है, तो इसे रोकने के लिए हम विशेष बहुमत का प्रयोग करें। हमारा सेकंड पॉइंट है सहमति। विशेष बहुमत से सुनिश्चित होता है कि संविधान में बदलाव के लिए सभी दलों और समूहों की सहमति हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विशेष बहुमत जब पारित होता है तो उसके अंदर अधिकांश राजनीतिक दल है वो या जो राजनीतिक समूह है वो सहमत होते हैं, तभी विशेष बहुमत है वो पारित हो सकता है, अन्यथा पारित नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे कि संविधान संशोधन करने के लिए भी अधिकांश राजनीतिक दल और जो समूह है वो सहमत होते हैं, तभी जाकर विशेष बहुमत पारित होता है। अगला हमारा पॉइंट है महत्वपूर्णता। इसके अंदर बता सकते हैं हम कि संविधान के कुछ भागों में बदलाव करने से देश की मूल संरचना पर असर पड़ सकता है, इसलिए ऐसे बदलावों के लिए व्यापक समर्थन होना जरूरी। ठीक है, केवल सामान्य बहुमत से या किसी एक राजनीतिक दल के बहुमत हो जाने से देश की मूल संरचना अगर बदल जाए तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने विशेष बहुमत का प्रावधान कर रखा है। ठीक है, और निष्कर्ष में हम बता सकते हैं कि संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की
आवश्यकता इसलिए होती है ताकि संविधान की स्थिरता बनी रहे और देश के हित में ही बदलाव किए जा सके, अन्यथा कोई भी अपनी मर्जी से संविधान के अंदर बदलाव ना कर सके। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि भारतीय संविधान के अंदर बहुत से संशोधन है वो न्यायपालिका और संसद इन दोनों की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम है। इसे हमें समझाने का प्रयास यहाँ पर करना, साथ में उसके उदाहरण भी हमें यहाँ पर देने होते हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एक गतिशील दस्तावेज, ठीक है, गतिशील यानी कि परिवर्तनशील दस्तावेज है, जो समय के साथ साथ बदलते समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने के लिए संशोधित होता रहता है। ठीक है। समाज जैसे जैसे बदलता है उसमें संशोधन करने की गुण है, तो वो समय और परिस्थितियों के अनुरूप ढलता रहता है। ठीक है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इन संशोधनों के कारण अक्सर न्यायपालिका और संसद के बीच में विभिन्न मुद्दों पर व्याख्याओं को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए हम बात करें कौन कौन से ऐसे मतभेद हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, तो पहला उदाहरण लेते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर। ठीक। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व थे या सिद्धांत थे, उनको लेकर संविधान में बहुत ज्यादा विवाद रहा। न्यायपालिका और संसद के बीच में सबसे ज्यादा अगर विवाद भी हुए हैं तो इसी मुद्दे को लेकर हुआ है। ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, जबकि भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। सबको पता ही बात, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा से एक चुनौती रहा है। कई बार संसद द्वारा बनाए गए कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाए गए, जिसके कारण न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी कि न्यायपालिका वहां पर आकर उन कानूनों को समाप्त करने का प्रयास कर देती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका को मूल अधिकारों का रक्षक बनाए। ठीक है। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं कि संसदीय अधिकार और न्यायिक समीक्षा, की संसद के क्या क्या अधिकार है, न्यायिक समीक्षा के अंदर क्या क्या चीजें आती है, उसको लेकर हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका को उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार भी है। यानी कि संसद कानून बनाए, लेकिन उस कानूनों की जांच, यानी कि वो कानून सही है या नहीं, यानी संविधान के अनुसार बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ये जांच करती है न्यायपालिका। ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कई बार संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया। ठीक है। क्योंकि संविधान की मूल ढांचा की जो अवधारणा है वो न्यायपालिका द्वारा दी गई, तब से ये बात है कि अगर कोई भी कानून मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायपालिका समाप्त कर सकती है। ठीक है। और तीसरी बात की या तीसरे उदाहरण की बात करें आप, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो इन सिद्धांतों को राज्य के लिए लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन ये कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के अंदर दिए गए और ये राज्य को भविष्य में सुविधाओं के अनुसार लागू करने का उनको छूट दी गई, लेकिन ये कानूनी रूप से लागू हुआ, यानी कि लोगों द्वारा बाध्य किया जाए सरकार को कि ये नियम लागू किए जाए, जैसे कि मूल अधिकारों के अंदर होता है, वैसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि न्यायपालिका और संसद के बीच अक्सर इस बात पर मतभेद होता है कि इन सिद्धांतों को किस हद तक कानूनों के निर्माण में ध्यान में रखा जाना चाहिए, यानी कि कानून बनाते समय कहाँ तक इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया जाना चाहिए। इन मतभेदों के कारण इस संविधान एक व्यापक दस्तावेज है और इसकी कई धाराओं की व्याख्या अलग अलग तरीके से हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात, राजनीतिक विचारधारा, क्या कारण थे। ठीक है। तो दूसरा कारण है राजनीतिक विचारधारा का। न्यायपालिका और संसद के सदस्यों की अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं भी हैं और इसकी वजह से मतभेदों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। तीसरा कारण हम बता सकते हैं कि समाज में बदलाव, समय के साथ साथ समाज में भी बदलाव होते रहते हैं, जिसके कारण संविधान की व्याख्या को भी बदलने की आवश्यकता होती है। ठीक है। यानी कि ये वही बात होगी, समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किए जाते। ठीक है। इस पूरे प्रश्न के निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के कारण न्यायपालिका और संसद के बीच मतभेद होना एक सामान्य बात है। ये मतभेद संविधान की व्याख्या को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण को दर्शाते हैं
हालांकि इन मतभेदों के बावजूद दोनों संस्थाएं मिलकर देश के हित में काम करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, ये दोनों ही संस्थाएं हैं वो किसके लिए काम कर रही है, हमारे देश के लिए काम कर रही है। ठीक है, यानी कि देश के हित में काम कर रही है, तो ये दोनों अच्छे से काम कर रही है। अगला प्रश्न हमारा, अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100 शब्दों में व्याख्या करिए। ठीक है, हम इसको थोड़ा बढ़ा कर लिखेंगे, लगभग 200 शब्दों के अंदर, ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें और जो याद उसको परीक्षा के अंदर लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो संविधान ने किसको दे रखी है, संसद को दे रखी है, यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को दे रखी है। ठीक है, अब जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जब संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो न्यायपालिका को उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। ठीक है, या चाहिए, ये दोनों बातें, आप दोनों में से किस बात से सहमत है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। हम पहले इन दोनों बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से पक्ष में तर्क हो सकते हैं और कौन कौन से इसके विपक्ष में तर्क हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उत्तर में लिखेंगे, यह एक बहुत ही रोचक और बहस का विषय है। कौन सा? कि आप किस बात से ज्यादा सहमत हैं। अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो क्या न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए? इस प्रश्न पर विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से दृष्टिकोण होंगे उसके बारे में बात करते हैं। कि पहले पक्ष में बात करते हैं कि ये समर्थन नहीं होना चाहिए उसके बाद, कि न्यायपालिका संशोधन के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले, इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो पहली बात है हमारा जनता का जनादेश। संसद द्वारा, संसद है वो जनता द्वारा चुनी जाती है और इसलिए संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। सही बात है, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझना चाहिए और इसलिए उसके निर्णयों को सर्वोच्च माना जाना चाहिए। यानी कि संविधान के अंदर जो संसद संशोधन करती है उसे सर्वोच्च माना जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि न्यायपालिका की सीमाएं। न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना है, संविधान का निर्माण करना नहीं। यानी कि न्यायपालिका की सीमाएं निर्धारित कर दी जानी चाहिए, या उसकी कुछ सीमाएं हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं कि उसका काम है कानून की व्याख्या करना, ना कि संविधान का निर्माण करना। संशोधन करना एक विधायी कार्य है और इसे विधायिका के पास ही रहना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कहता है कि अनंत काल तक चलने वाला विवाद। अगर न्यायपालिका को, हाँ, तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो सकता है न्यायपालिका की सीमाएं, कि न्यायपालिका की कुछ सीमाएं होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना है, संविधान का निर्माण करना नहीं है। संविधान का निर्माण करना या उसमें संशोधन करना तो संसद का काम है, इसलिए अपन कहेंगे कि कानून की व्याख्या करना वो न्यायपालिका का काम है, तो उसे वही करना चाहिए। संशोधन करना एक विधायी कार्य है और इसे विधान सभा या विधायिका यानी कि संसद के पास ही होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि अनंत काल तक चलने वाला विवाद। ये जो विवाद है संविधान के अंदर, कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है और उसकी व्याख्या करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है, इसके कारण जो विवाद है वो विवाद है वो कैसा है, अनंत काल तक चलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है तो यह एक अनंत काल तक चलने वाला विवाद का कारण बन सकता है। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका को अगर संशोधन के ऊपर उसकी वैधता के बारे में निर्णय लेने का अधिकार अगर दे दिया जाता है तो ये एक लंबे समय तक चलने वाला विवाद बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके विपक्ष के तर्क, यानी कि संशोधन के ऊपर उसकी वैधता के ऊपर न्यायपालिका को निर्णय लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं पहला पॉइंट है संविधान की रक्षा करना। ठीक है, इसमें अपन कह रहे हैं कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य संविधान की रक्षा करना है। अगर कोई संशोधन संविधान की मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो न्यायपालिका को इसे चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम अपन कह सकते हैं कि संशोधन के ऊपर वैधता का निर्णय लेने का अधिकार है वो न्यायपालिका के पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जनता की भावनाएं हमेशा सही
नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि कभी कभी जनता की भावना अल्पकालिक और भावनात्मक हो सकती है। ऐसे में संविधान की मूल मूल्यों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। इसलिए जो जनता की भावना है वही तो उनके प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ऐसे में ऐसे कुछ संविधान संशोधन हो सकते हैं मूल जो मूल्य थे हमारे उनके विरोध में हो जाए। इसलिए हम कहेंगे कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है ऐसी स्थितियों में। हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा होना। अब तक अपन कहते आ रहे हैं कि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है, यानी कि सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अगर हम उसकी वैधता की जांच करने के लिए कुछ अधिकार हम न्यायपालिका को दे देते हैं तो हम कहेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार देने से सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी एक संस्था असीमित शक्ति का प्रयोग ना कर सके। ठीक है, इसलिए हम इसके पक्ष में भी बात कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला है कि यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है और इसका कोई आसान उत्तर नहीं हो सकता कि दोनों पक्षों के कुछ तर्क है वो कुछ न कुछ सच्चाई लिए हुए होते हैं। ठीक है, अब हमारी राय क्या हो सकती है इसके अंदर, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपकी अपनी या मेरी व्यक्तिगत राय के बारे में आपको पूछा गया प्रश्न के अंदर। तो वहां पर अपन लिख सकते हैं कि न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। बार बार ऐसा नहीं कि न्यायपालिका संविधान में संशोधन के ऊपर वैधता का निर्णय लेते हुए संविधान संशोधनों को ही रद्द कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो, अन्यथा उसे वहां हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि उसे यह सुनिश्चित करना है कि संसद जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। दूसरा पॉइंट है न्यायपालिका संविधान की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाए। ठीक है, सबका साथ अपन अपनी भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए वास्तव में। तो संसद वो जनता की भावनाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। दूसरी बात, न्यायपालिका है वो संविधान की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। ठीक है, यानी कि उसको मूल ढांचे को बनाए रखना है। ठीक है, और दोनों संस्थाएं मिलकर देश के हित में काम करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न थे वे सभी हमने हल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और आपकी कक्षा में जो भी साथी पढ़ते हैं उनके साथ यह वीडियो भी शेयर कर देना है। जो नए स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।